नमस्कार, आप सभी को हमारे कोर्स एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में सबको स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं वीक 10 जिसमें मॉड्यूल फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान में मूल सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ इसके अंदर कुछ सोपान हम पास करते करते चलेंगे। जो फर्स्ट स्टेप है यानी जो फर्स्ट लेक्चर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन प्रोज एंड कॉन्स यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान का के बारे में थोड़ा परिचय करेंगे। उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मैं डॉक्टर दयानिधि जेना, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपको इस क्लास के बारे में चर्चा करने के लिए ले चलता हूं। इस पूरे विषय को हम कई स्टेप में हम डिवाइड किए हैं, जिससे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है, तो इसके थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे और उसका बेसिक स्टेप क्या क्या है, क्या क्या मतलब शुरू से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे कोई गाय आया या भैंस कोई आई तो उसमें कैसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या क्या फायदेमंद उसमें है कि हम आर्टिफिशियल क्यों करेंगे। ऐसे तो नेचुरल सर्विस होता है, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को क्यों ही ऑप्ट करें, तो उसके एडवांटेजेस और उसका नुकसान भी। कोई भी चीज होती है, जैसे कुछ फायदा भी होता है तो उसका नुकसान भी कुछ होता है, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू जैसे। तो अगर कुछ एडवांटेजेस है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा, तो उसको भी हम विस्तार रूप से वर्णना करेंगे। और फाइनली क्या कौन सी इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीजों को हमें याद रखना है। तो इन 6-7 स्टेप्स में हम इस क्लास को आगे लेके चलेंगे। अभी तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। आप सभी अगर कोई देखे होंगे जिसके घर में गाय या भैंस होगी, या कोई अगर फार्म विजिट कोई किया होगा तो देखे होंगे कि गाय जैसे कि 20 दिन या 20 से 21 दिन के अंदर वो गर्भ में आती है। जो निकटतम पशु डॉक्टर के आते हैं या फिर जो कोई एआई टेक्नीशियन हम बोलते हैं, जो कर्मचारी होते हैं एआई जो करते हैं, तो वो लोग आते हैं और सीमेन या बेरी चढ़ाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान। गाय को जैसे गाय या भैंस कोई होती है गर्भाधान के लिए, एक तो हम सांड से मिलवाते हैं, उसी से होता है। लेकिन अभी जो एक मॉडर्न टेक्निक जो आया है जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान, उसी से कम खर्चे में और बिना कुछ हेडेक में उसको हम गाय को गाभिन करा सकते हैं। तो ये होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर हम बाय डेफिनेशन हम चलेंगे तो सीमेन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द बुल, इट शुड बी प्रोसेस, यानी उसको प्रोसेस करने के बाद जो उत्तम वीर्य होता है उसको हम स्टोर करते हैं यानी भंडारण करते हैं। उसके बाद उसको आर्टिफिशियली हम लोग जैसे कि गाय की गर्भाशय में हम जमा करते हैं, जाके उसको छोड़ते हैं। तो उस पूर्ण प्रोसेस को हम कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम है कि एक प्रॉपर टाइम, ऐसे नहीं कि गाय या भैंस आई, हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए हम वीर्य छोड़ दिए तो गाभिन हो गई, वैसा नहीं है। तो वीर्य डालने के लिए भी एक प्रॉपर टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर सही टाइम पे आप डिपॉजिट नहीं किए सीमेन या वीर्य गर्भाशय में नहीं दिए तो उसका प्रेगनेंसी या फिर कंसेप्शन होने का चांसेस बहुत कम है। तो वो भी बहुत ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर टाइम में इंसेमिनेशन या गर्भाधान कराना है। तो कौन सा टाइम पे होगा वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। नाउ इतना करोड़ों में आबादी है, जिससे पहले इतने खेती में धान या गेहूं इतना उगते नहीं थे, तो उसी हिसाब से हम रिसर्च किए, विज्ञान मतलब आगे बढ़ी, उसके हिसाब से अभी जो वो कोई भी खेती में जैसे फसल का जो उत्पादन जो बहुत बढ़ोत्तर हुआ है, उसी हिसाब से इतनी आबादी को जो वेजिटेरियन स्पेसिफिकली रहते हैं, दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, तो इतनी जो डिमांड रहती है उसको फुलफिल करने के लिए तो उतनी मात्रा में हमको भी मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए, दूध के उत्पाद होना चाहिए। जैसे पहले हमारा क्या था, जैसे देसी गाय थे, उनका जो क्षमता जो था, प्रोडक्टिविटी जो था हम कहते हैं, जो उत्पादन का जो क्षमता था, किसी में 2 था, किसी में 4 था, किसी में 5 लीटर तक होती थी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी घर में 20 लोग हैं
और मात्र दूध बस 2 ही लीटर या 5 लीटर हो रही है, तो उसमें सबका वो भरपाई नहीं होगा। तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए गाय या हम ज्यादा गाय रखेंगे या फिर गाय का उत्पादन क्षमता हम बढ़ाएं। तो वो जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान इज वो मस्ट मीन्स इसका बहुत होना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास 50 गाय रख दी है दूध बढ़ाने के लिए, तो 50 गाय में मान लो एक गाय से 2 लीटर या 3 लीटर मिल रही है, तो आप 100 लीटर के लिए लेकिन 50 गाय पाल रहे हैं, तो जितना दूध मिल रहा है उससे ज्यादा आप खुराक में जा रहा है, तो वो नुकसानमंद होता है। तो इसीलिए अगर एक गाय हम ऐसे रखेंगे जिसपे पूरा पोटेंशियल हो, कि क्षमता रहो कि वो 15 लीटर 20 लीटर दे पाए, तो वो जो 100 लीटर दूध आप जो 50 गाय से निकाल रहे हैं, तो वो बस 15 लीटर 16 लीटर दे रही है, मतलब आप 7-8 गाय में आप निकाल सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको कम रख रखाव में खर्चा होगा और स्पेस जहां रखेगा, जहां गाय को जहां बांधते हैं उसके भी कम भी स्पेस जरूर होगा ना। और एक चीज है, जैसे कि नस्ल जो है देसी नस्ल है, तो उसमें क्या है कि कम होती है। तो ऐसे तो नहीं है ना कि 2 लीटर दे रही है तुरंत वो मतलब 5 लीटर या 10 लीटर 15 लीटर बढ़ा देगी, वैसे नहीं है। तो जो हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, हम सुपरियर सायर मतलब सुपरियर जो गुड़ जो होते हैं, जो सांड होता है, जो बहुत जिनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी रहता है, मिल्क एक जीन में जो रहता है, तो उसको हम जब वीर्य डालते हैं, उसके जो बच्चा होता है उसके पास वो क्षमता रहता है कि दूध बढ़ाने के लिए, मान लीजिए 5 लीटर दे रही थी, तो हो सकता है वो 10 लीटर भी दे सकता है। तो इसीलिए वो और जेनेटिक अपग्रेडेशन यानी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो जेनेटिक लेवल पे वो एआई बहुत जरूरी है। वैसे जो प्रजनन जो फील्ड है, इसमें कई सारे टेक्निक्स आए हैं भारतवर्ष में, जैसे कि पहला हो गया कृत्रिम गर्भाधान और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी आया है, लैप्रोस्कोपिक इंसेमिनेशन भी आया है। ठीक है, इन सब में जैसे कि 5-7 जैसे कि हो रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो फील्ड लेवल पे शहर से लेकर गांव तक अगर एक ही टेक्निक जो है पूरा वाइड स्प्रेड मतलब चारों तरफ फैला है, वो है कृत्रिम गर्भाधान। इससे जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वाइल्ड फायर, जंगल में से आग लगती है, पूरा चारों तरफ ये फैला है। ठीक है ना, इसके चलते एआई हुआ। अगर हम शायर से पूरा सुपरियर शायर से हम एआई किए, जो बछड़ा बाछी निकली वो बहुत दूध दी, उसके चलते जो हम कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो मिल्क क्षेत्र में जो सफेद लहरी जो आया था जो दूध के क्षेत्र में, तो वो इसके कारण था। कोई भी चीज हो उसका हमें इतिहास जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं भारत वो देश है जो पहला देश है जो चंद्र के जो साउथ पोल में तो पहला कदम रखने वाला है। आज हम मार्स में भेज रहे हैं हमारा स्पेस क्राफ्ट, तो उसके चलते आज का वैसे शुरू से वैसा तो नहीं था कभी, ऐसा था जो इसरो जो था साइकिल से भी रॉकेट लेके जाते थे। जो फेमसली जो नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पे कदम रखने वाला जो पहला इंसान क्या बोले थे, 1 small step by a man, a giant leap for the mankind। उसी हिसाब से हमेशा शुरुआत जो हम्बल होता है। तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं, 1780s में एक इटालियन फिजियोलॉजिस्ट लाजारो स्पालांजानी वो पहली बार एक डॉग में यानी एक कुत्ते में वो कृत्रिम गर्भाधान किए थे। उसके दौरान उसके बाद 4 जो पिल्ले यानी 4 पॉप्स वो पैदा हुए थे। तो फर्स्ट ये पहला इंस्टेंस है, पहला एग्जाम्पल है जो 1780 में से हो चुका था। ठीक है, इसीलिए उनको कहते हैं आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और अगर भारतवर्ष की हम बात करें, शुरू देखिए 1780 में हुआ, भारतवर्ष में जो पहला हुआ 1939 में 1939 में फर्स्ट टाइम कर्नाटक में जो मैसूर पैलेस है वहां जो डेयरी फार्म है हल्लीकर गांव में वो एआई किए थे, उसमें से 35 जो प्रेग्नेंट हुए थे। तो फर्स्ट वो जो पहला जो इंस्टेंस है जहां पर वो कृत्रिम गर्भाधान हुआ था। अगर हम भैंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो बोफालो एआई हुआ था वो है इलाहाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसमें वो क्रेडिट उनका श्रेय जाता है, तो वहां फर्स्ट बोफलो का हुआ था। ना हम तो अभी पढ़ लिए एआई क्या होता है,
कब हुआ था, भारतवर्ष में कब हुआ था ना। ये एआई मतलब किस मूल चीज पे आधार है कि ऐसा नहीं कि कोई भी जैसे चीज होती है, हर जैसे कि टेबल है तो इसमें 4 पहिया है जिसमें वो टिका है, चेयर है तो 4 पहिया वो टिका है। उसी हिसाब से कोई भी आधुनिक टेक्निक आती है तो उसमें कुछ बेसिक मूल जो आधार होती है। तो एआई का क्या है, जैसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम गर्भाधान, क्या क्या मूल सिद्धांत है, जैसे इसमें ये 3 बेसिक मेथड से वो गवर्न होता है। तो पहला क्या है, द स्पर्मेटोजोआ कैन सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी। नेचुरल सर्विस तो सांड आके जैसे मिलता है गाय से तो होता है, जैसे प्रेग्नेंट होती है। तो आर्टिफिशियल तो हम कर रहे हैं, कृत्रिम उपाय से कर रहे हैं। तो पहला क्या करना होगा, जो स्पर्म है तो स्पर्म तो अगर कैपेसिटी है, अगर उसमें क्षमता है कि टेस्टिस के बाहर वो उसको बचाया जा सकता है, तो उसमें हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं द स्पर्मेटोजोआ कैन सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी। अगर बॉडी के बाहर भी वो सेल, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, एक सेल होता है, उसको अगर हम सही से पोषण करेंगे या स्टोर करेंगे, वो सालों तक वो बच सकता है। इसीलिए हम उसको यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, यानी कृत्रिम गर्भाधान में ना। उसको अगर सही से हम रख पाए, अगर पूरा इंडिपेंडेंट टाइम तक हम अगर बहुत सालों तक रख पाए, अगर उसमें वो क्षमता रहा कि वो जब भी वो मादा की गर्भाशय में हम डालेंगे वो उसको गाभिन करा सकता है, अगर क्षमता रहे, उसके बाद ही हम कह सकते हैं हाँ ये प्रोसीजर बहुत मतलब सक्सेसफुल हुआ। तो इसीलिए उसको जो दूसरा पहलू है कि इसको हम स्टोर किया हुआ जो वीर्य को हम मादा के गर्भाशय में डाल सकते हैं। और तीसरा चीज जो है, तीसरा पहलू जो है कि हम ऐसे तो कभी भी डालेंगे तो गाभिन हो जाएगी, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो हम उस विंडो या उस कौन सी टाइम पे हम जैसे डालेंगे मादा की गर्भाशय में तो वो गाभिन हो सकती है, वो हम अगर जान सकते हैं तो हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसलिए बोलते हैं कि जो 3 जो बेसिक पहलू है, कि पहला है कि वीर्य को हम अंडकोश के बाहर ही रख सकते हैं पूरा जितने हम दिन चाहे, मतलब थ्रू आउट द ईयर या मोर देन ईयर्स, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, जितना मर्जी चाहे हम रख सकते हैं। दूसरा है कि उसको दोबारा मादा की गर्भाशय में डाल सकते हैं, कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम डाल सकते हैं। और तीसरा है कि एक पर्टिकुलर जो एक पूरा जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के फ्रेम पे हम डालेंगे तो वो गाभिन हो सकती है। तो ये 3 चीजों पे हमारा ये रहता है ना। अभी हम चलते हैं कि कितने तरह की कृत्रिम गर्भाधान होता है। कोई भी चीज जैसे होता है, जैसे खाना खाते हैं, किस टाइप का खाना खाते हो, जैसे कि शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे कि कितने तरह की इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान होती है। आज जितना हुआ है ब्रॉडली अगर हम देखेंगे, मूलतः 3 प्रकार की होती है। पहला है योनिक कृत्रिम गर्भाधान या फिर वेजिनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसमें क्या होता है, पहले जो होता है लिक्विड सीमेन आता था पूरा उसमें, तो वो लिक्विड सीमेन को हम जाके योनि में डालते थे, तो उस हिसाब से वो गाभिन होने का चांसेस रहता है। उसमें क्या रहता था कि थोड़ा जो जितना मात्रा में हम डालते थे वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में हम देते थे, क्योंकि योनि से फिर जाके गर्भाशय में जाने के लिए बहुत सारे स्पर्म चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा मात्रा में हम डालते हैं। दूसरा है रेक्टोवेजिनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी एक हाथ में हम रेक्टम को पकड़ते हैं एनिमल की, जो मादा की रेक्टम पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में कृत्रिम गर्भाधान की जो गन होती है उसी से हम वीर्य को लेके गर्भाशय में डालते हैं। तो ये है दूसरा मेथड, और ये सबसे कॉमनली ऑब्जर्व, ये कॉमनली इट इज बीइंग डन, जो सबसे भारी मात्रा में जो होता है ये है। और तीसरा है लापारोस्कोपिक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या लापारोस्कोपिक कृत्रिम गर्भाधान। इसमें क्या होता है, ये बहुत महंगा होता है जो इक्विपमेंट लापारोस्कोपिक, 15 लाख से लेकर 50 लाख तक ये एक इक्विपमेंट होता है, एक जो पूरा सामान होता है उसको 15 से 50 लाख। बहुत जगह में ये अवेलेबल नहीं है, मतलब कुछ जैसे कि रिसर्च पर्पज में, जैसे कि कुछ जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ सिद्धांत निकालना है, तो उसके चलते इसको यूज करते हैं। जैसे भारत में एक जगह, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट जो मखदूम में अभी है, तो वहां ये
आर्टिफिशियल लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हैं जहां वो बकरियों में वो करते हैं। लेकिन ये थोड़ा इन्वेसिव होता है क्योंकि एनिमल को पहले नशा का दवाई दो, नशा की दवाई देने के बाद उसके पूरा एब्डोमेन में जो पेट में थोड़ा छेद करके वहां हम डालते हैं सीमेंट, जाके गर्भाशय में जाके डालते हैं। तो जो ज्यादा महंगा होता है वो है लैप्रोस्कोपिक कृत्रिम गर्भाधान, और जो सबसे ज्यादा जो हर जगह देखते हैं वो है रेक्टोवेजिनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ना क्या क्या स्टेप्स होते हैं? ऐसे तो आर्टिफिशियल ऐसे होता है ना कि हम अगर जाएंगे कुछ पढ़ने के लिए, जैसे कि कॉलेज में जैसे डॉक्टर होना है तो पहले भाई आप अच्छे से मार्क्स लाओ 10वीं में, फिर 12वीं में अच्छे से मार्क लाओ, फिर जाके मेडिकल एंट्रेंस दो, फिर डॉक्टर बनोगे। उस हिसाब से एआई अगर हम करेंगे तो क्या क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होता है? तो बेसिकली 4 to 5 स्टेप्स जो हमें होता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द सीमेन, यानी शुक्राणु का संग्रहण और भंडारण। तो ये किससे करेंगे? ऑब्वियसली सांड से। लेकिन हम एरे गेरे सांड से वो शुक्राणु का हम संग्रहण नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है जो हम आगे पढ़ेंगे क्लास में, तो उस बुल का या सांड को जो फिजिकली, मेंटली और बिहेवियरल वाइज जो फिट होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सारा रूप से फिट हो और उसमें कोई बीमारी ना हो, और शुक्राणु जो आने के बाद वो शुक्राणु का भी हम एग्जामिनेशन करते हैं या परीक्षा करते हैं कि इस गुण में वो शुक्राणु पास होना चाहिए, तब भी जाके हम सीमेन को हम ज्यादा लंबा टाइम तक हम भंडारण कर सकते हैं। आपको पता है जैसे कि बर्फ जो कितना टेम्परेचर में होता है, 0 डिग्री में, तो जो सीमेन जो शुक्राणु को हम जो रखते हैं -196 डिग्री, तो सोचिए कितनी ठंडा होगा। तो उस टेम्परेचर में अगर, उस तापमान में अगर हम शुक्राणु को रख रहे हैं, उस शुक्राणु के पास वो कैपेसिटी होना चाहिए कि वो उतना ठंडक में भी वो अपना जो फर्टिलिटी पोटेंशियल, जो गाभिन कण का क्षमता वो रख सकता है। तो इसीलिए बहुत से पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। उसके बहुत सारे जैसे 10-12 टेस्ट होते हैं, सब होने के बाद हम करते हैं उसको भंडारण। नाउ कोई गाय या भैंस आई, रिस्ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। अगर हम प्रॉपर्ली रिस्ट्रेन या फिर प्रॉपर्ली गाय को नहीं बांध पाए, तो हम इंसेमिनेशन कर रहे हैं या कृत्रिम गर्भाधान के सीमेन डाल रहे हैं, उसी हिसाब से गाय में लात मार दी या भैंस लात मार दी या कूद गई किसी के ऊपर, तो वो जो सीमेन डाल रहे हैं उनके लिए भी समस्या होगा। और जो गन डाला हुआ सपोज बीच में कहीं अगर इधर उधर चला गया तो वहां खून खराबा भी हो सकता है, मतलब खून निकल सकता है जानवर से, जो आगे जाके वो ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए तो रिस्ट्रेनिंग यानी पशु को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो जो साथ में आते हैं, बहुत सारे ट्रेविसेस होते हैं, जैसे 4 दोनों साइड से बंद होते, मतलब 2 साइड से और आगे पीछे से हम कवर करके रखते हैं, तो वहां डाल के हम आराम से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। अगली ये है कि हम कौन सी टाइम पे इंसेमिनेशन करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, गाय का जैसे होता है कि गाय या भैंस जैसे 20 से 21 दिन के वो साइकिल रहता है। जब भी गर्म आती है, आप सुबह आती है तो शाम को लाना है इंसेमिनेशन के लिए, अगर शाम को आती है और सुबह को लाना है, तो हम उसको कहते हैं AM-PM रूल। सुबह आती है तो शाम को गर्म इंसेमिनेशन कराना है या अगर कृत्रिम गर्भाधान कराना है, शाम को आती तो सुबह। कुछ कभी कभी जैसे कि हमारे यहाँ ओनर लाते हैं, आज गर्म में आइए, गाय को 2 दिन बाद ला रहे हैं, तो उस कारण क्या होगा, जो गाय से जो अंडा जो निकलती है वो अंडे का जो वो तब तक मर चुका होगा अंदर। तो आप कृत्रिम गर्भाधान का वीडियो डालिए, लेकिन कोई उसमें फायदामंद नहीं होना है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जानने के लिए कि कब आपको वीडियो डालना है मादा की गर्भाशय में। अब आते हैं क्या क्या फायदेमंद है। कुछ चीज फायदा होता है तभी तो लोग उसके पीछे भागते हैं, अगर नुकसान ज्यादा हो तो नहीं भागेंगे। तो कृत्रिम गर्भाधान जो प्रोसेस है अभी इतनी चारों तरफ इंडिया में फैला है, इसका मतलब इसका बहुत सारे फायदे ही है, इसीलिए वो इतने चारों तरफ से फैला है। जो फर्स्ट जो फायदा है, कोई भी जैसे कि किसी के फार्मर किसान के पास जैसे 10 या 20 गाय हैं, तो उनको इंसेमिनेशन के लिए या जो नेचुरल अगर सर्विस कराएंगे तो सांड तो रखना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा हो गया, मान लो किसी के पास 100 गाय हो गए, तो उसके पास ज्यादा सांड रखना पड़ेगा, और सांड का रख रखाव
और वो सांड भी एग्रेसिव होते हैं, उनको जो मेंटेनेंस करना वो बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन अगर हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो पहला जो बेनिफिट है, नो नीड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ब्रीडिंग बॉल, तो हमें सांड रखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड जो है, जो द्वितीय है, सुपीरियर मेल एनिमल्स जो हम यूज करते हैं कृत्रिम गर्भाधान में। मान लीजिए आपके पास दो देसी गाय है, देसी गाय है और सांड भी ऑब्वियसली देसी ही होगा, तो देसी सांड से देसी गाय अगर हम प्रजनन करवाते हैं तो वो ना ही जो बछड़ा या बाछी जो भी निकलेगा उतना वो स्ट्रांग नहीं होता है। कुछ देश में जैसे होते हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, न्यूजीलैंड हो गए, तो वहां जो सांड होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं और उनके वीर्य में जो दूध उत्पादन का जो गुण होता है, जो नस्ल में, वो बहुत तगड़ा रहता है। तो वहां की जो नस्ल है, अगर हम उसी से हम कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं तो उसमें हमारा दूध का बढ़ोत्तर होगा और जो बाछी या बछड़ा होगा वो भी स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए हम सुपीरियर मेल हम यूज करते हैं। तीसरी जो अभी हम डिस्कस किए कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट, जो नस्ल का जो हम पूरा अपग्रेड कर रहे हैं, जो जितना कम, मान लीजिए कि कोई भी जैसे देसी गाय है और हम देसी मादा से आता है 50% और मेल से आता है 50%, मिलके वो 100% बच्चा होता है। लेकिन अगर हम बहुत एक सुपीरियर बुल जो हम यूज किए तो जो देसी गाय का जो 50% जो है वो होके वो सुपीरियर मेल से वो आएगा। जैसे होल्स्टीन फ्रीजन में बोल दूं, होल्स्टीन फ्रीजन का जैसे वो सांड जैसा है तो उसके पास ज्यादा वो क्षमता रहता है। फैसिलिटी फॉर प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी टेस्टिंग क्या है? एक ब्रीडिंग टेक्निक है। जैसे मान लीजिए कि पूरा प्योर अगर होल्स्टीन फ्रीजन से हम क्रॉस कराए, जो बच्चा हुआ उस पे कितना प्रतिशत होल्स्टीन फ्रीजन है, वो बछड़ा जो है कैसे फिर दूध देती है अगर बड़े होके, वो सारा गुण इसमें हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर टेस्ट किए अच्छा आया तो हम वो बुल को हम आगे कैरी कर सकते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो हम उस बुल को कलिंग यानी हम अपने फार्म से हम अलग कर सकते हैं। सो इसीलिए प्रोजेनी टेस्टिंग बहुत आसानी से होता है जब एआई हम करते हैं, माने कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। नेक्स्ट है कि रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ वेनेरियल डिजीजेस। वेनेरियल डिजीजेस क्या होती है? कुछ बीमारी जो होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। अगर प्रजनन होता है तो प्रजनन के तहत जो कुछ बीमारी जो फैलता है तो उसको हम कहते हैं वेनेरियल डिजीजेस। आपके पास सपोज गाय है, गाय जैसे जाके आप छोड़ दिए चरने के लिए, कोई सांड आके जैसे उसमें लग गया, तो उसमें क्या होता है, जो सांड होते हैं वो रिजर्वर होते हैं बहुत सारे बीमारी के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, ब्रुसेला हो गया। ब्रुसेला बहुत ही डेंजरस है। एक गाय के ऊपर सपोज ब्रुसेला हो गया तो वो जब ब्रुसेला होने के बाद जैसे गाय गाभिन होती है तो 6 से 9 महीना के अंदर वो एबॉर्शन हो जाते हैं, बच्चा गिरा देती है। तो उससे क्या होता है, वो पूरा इंफेक्शन चारों तरफ स्प्रेड होता है। मान लीजिए कि आपके पास अगर 15 या 20 गाय हैं, सब गाभिन है, अगर एक ब्रुसेला एबॉर्शन होता है वो सब फिर एबॉर्शन करने लगते हैं। हम इसलिए कहते हैं एबॉर्शन स्टॉर्म। एक साथ आके पूरा फार्म बर्बाद, आपके पास जितनी गाय है सारा नुकसान। अब बताइए अगर एबॉर्शन हो गया एक एनिमल में तो किसान को कितना नुकसान होगा। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, तो ये सब जो समस्या है वो नहीं आएगी, तो ये जो वेनेरियल डिजीजेस वो स्प्रेड नहीं होगा। नाउ मॉनिटरिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द काउ। एआई करने से कैसे हेल्थ कर सकते हैं, कैसे मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं? ये कहते हैं जैसे कि हम मान लीजिए एआई के लिए जैसे जानवर आते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए जानवर लाए, ऐसे नहीं कि जो भी जानवर आता है तुरंत उसमें वीर्य डालना है, नहीं। उसके लिए क्या करना है, पहले हम लोग देखेंगे कि वो जानवर सच में गर्भ में है कि नहीं, फर्स्ट। दूसरी स्टेप क्या है, जो डिस्चार्ज आता है वो क्लियर है कि नहीं, मतलब कोई उसमें इंफेक्शन की कोई चांस नहीं होना चाहिए, तब भी जाके हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये होता है। सेकेंड वन इज द डिफरेंस इन साइज ऑफ द पार्टनर्स। तो अगर छोटा मतलब सांड है, बड़ा सांड है, छोटा गाय है, तो जो डिफरेंस होता है उसको भी कम करने के लिए हम एआई का कर सकते हैं। और सेम थिंग
फिजिकल इनएबिलिटी ऑफ द बुल। बुल का क्या होता है, जैसे कि कोई एक बहुत अच्छा बुल है लेकिन वो किसी कारण वो माउंट नहीं कर सकता है या गाय के ऊपर चढ़ नहीं सकता है, तो उसका हम सीमेन कलेक्शन करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज जैसे कि हम बोले मॉनिटरिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द काउ एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, ये दोनों साथ साथ है। लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि जो हम सीमेन इनकेस सीमेन हम लेके जाते हैं या फिर सांड में लेके जाते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। एक सांड सपोज शहर में है, उसको लेके जाने के लिए जो लाना जाना और जो खर्चा होता है वो बहुत होता है, लेकिन अगर हम वीडियो डालते हैं कृत्रिम गर्भाधान में, वो बस 50 या 100 रुपया में हो जाता है। तो इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारा कम होता है। एसेंशियल आफ्टर हिस्टोसिंक्रोनाइजेशन, मतलब हिस्टोसिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 100 गाय हैं या 100 भैंस हैं, ऐसे प्रोटोकॉल हम इंजेक्शन लगाते हैं कि सारे एक साथ वो हीट में आ जाते हैं, तो उसके बाद ही आप एक साथ में सबको कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं और एक साथ में बच्चा भी पैदा होंगे अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे। तो उसके विषय जो हर्ड इंप्रूवमेंट और हर्ड मैनेजमेंट, जो आपके फार्म है वो अच्छा से वो मैनेजमेंट हो सकता है। बेटर सेफ्टी, सेफ्टी कैसे है, मान लीजिए आपके फार्म पे 5 या 10 सांड है, तो जो 10 सांड है तो सांड क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं और कोई जो दूसरे जानवर के साथ बुल फाइट करते हैं जो, इसीलिए अगर आपके पास सांड नहीं रहेंगे तो आपके पास बेटर सेफ्टी भी रहेगा। इकोनॉमिकल टेक्निक, इकोनॉमिकल टेक्निक मींस किस हिसाब से होता है, आपके पास अगर पैसा अगर दूध में से ज्यादा आता है या कम आता है, उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। सांड रखने में बहुत पैसा खर्चा होता है, लेकिन अगर एआई में हम सीमेन लगा के 100 या 150 रुपए में हो जाता है तो हमारा फायदेमंद होती है। तो इसीलिए ये प्रोसेस भी इकोनॉमिकल या फायदेमंद है। ये देखिए, द सीमेन ऑफ ए सुपीरियर बुल कैन बी यूज आफ्टर डेथ ऑफ द पर्टिकुलर सायर। मान लीजिए कोई अच्छा बुल है, वो मर गया है, लेकिन वो सीमेन स्टोर करके रखे हैं, उसको भी हम कई साल तक चला सकते हैं। तो इसीलिए कि ये वो केवल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान में हो ही सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे प्रमोट कर सकता है, मैं जैसे भी बोल रहा था, यूएसए में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, ये सब इंटरनेशनल प्लेयर है। जैसे उनके पास अच्छे नस्ल की सांड है, तो उसको सांड को अमेरिका से इंडिया लाने से बेटर है, तो वहां के उनके जो वीर्य है वो आराम से इंडिया में ला सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल वो ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है। इट डिमिनिशेस टाइम एंड स्पेस, जैसे बहुत सारे स्टेट में क्या होता है आजकल, डेयरी सेक्टर बढ़ाने के लिए सेक्स सर्टेड सीमेन यूज करते हैं, यूज ऑफ सेक्स सर्टेड सीमेन, और ये एनिमल ब्रीडिंग पॉलिसी में साथ साथ है। जैसे सेक्स सर्टेड मतलब आपके पास सीधा जैसे आप चाहते हैं बाछी हो, फीमेल काफ हो, वो वही सीमेन आके यूज करेंगे, तो ये नेचुरल सर्विस में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान होना बहुत जरूरी है ना। क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन, सेम चीज, क्रायोप्रिजर्वेशन मतलब सीमेन जो वीर्य आता है उसका भंडारण -196 में हम करते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है जब भी हम कृत्रिम गर्भाधान की तरफ हम जाते हैं ना। जैसे बोला कि हर सिक्के की दो पहलू होती है, कुछ अगर फायदा है तो जरूर ही कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान क्या है, जैसे हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, कुछ सांड में कुछ जैसे कि नस्ल में गड़बड़ होता है, मतलब थोड़ा जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होता है, वो भी बहुत रैपिडली वो ट्रांसमिट होगा कि एक लाइन से दूसरे को, मतलब जेनेटिकली। रिडक्शन इन द जेनेटिक पूल, आजकल क्या कर रहे हैं, सबको उत्पादन की क्षमता बढ़ाना है, तो उसी हिसाब से जो हमारे देश की जो है नेटिव ब्रीड्स है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। इसीलिए आजकल की सरकार कुछ जगह में जैसे मैच्योर ब्रीड है, जैसे पुंगानूर ब्रीड है जो छोटा सा है, तो उन सबको प्रोटेक्ट के लिए वहां एआई ब्रीड, जैसे पुंगानूर में अभी एआई बैन कर दिए हैं, तो वहां कृत्रिम गर्भाधान नहीं हो सकता है। फोर्थ वन इज द स्किल्ड पर्सनल इज रिक्वायर्ड। एआई तो कोई फार्मर तो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए स्किल्ड पर्सनल जरूरत है। तो जो आता है वो चार्ट लेता है, इस हिसाब से थोड़ा पैसा लगता है, क्योंकि ये स्पेशलाइज एक टेक्निक है। एंड रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ कलेक्शन ऑफ द सीमेन, जब भी हम कोई सांड से सीमेन कलेक्शन करते हैं, कभी कभी क्या होता है वो बहुत खूंखार बन जाता है, मतलब बहुत डेंजरस बन जाता है, वो अटैक करता है, तो ये भी थोड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। नाउ
एआई तो हो गया मान लीजिए, उसके बाद आप मैनेज कैसे करोगे? तो मैनेज क्या है, एआई होने के बाद आप रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, कौन सी भूल से एआई हुआ है, कितने तारीख क्यों हुआ है, और कौन सी गाय हीट पे नहीं आई, तो उसको हम कहते हैं नॉन रिटर्न रेट, मतलब हीट पे नहीं आई। तो अगर हीट पे नहीं आई तो पॉसिबल वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि जो अगर वो गाय सही है कि नहीं जान सकते हैं, और जो बंदा ने, जो टेक्नीशियन या फिर जो डॉक्टर ने इंसेमिनेशन किया है, तो उसका कितना प्रोफिशिएंसी, कितना अच्छे से किया है, वो भी हम पता लगा सकते हैं। और कुछ कुछ जगह में आजकल क्या करते हैं, जो किसान खुद ही सीख जाते हैं कृत्रिम गर्भाधान करने, उस हिसाब से उसको हम कहते हैं फार्मर्स इंसेमिनेटर। तो उसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है बच सकता है। तो इसमें से इस क्लास में हम क्या सीखे, जैसे कि इट इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है सेक्स रोटेट सीमेन के लिए, जो आज की बहुत यूज हो रहा है, कि जैसे हम फीमेल काफ चाहिए, मेल नहीं चाहिए, तो उसके लिए सेक्स रोटेट सीमेन हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कृत्रिम गर्भाधान बहुत जरूरी है। और कोई नस्ल को हम तुरंत जैसे फार्म में बढ़ाना है तो हम यूज कर सकते हैं तेज आनुवंशिक सुधार के लिए। और बहुत इकोनॉमिक है कृत्रिम गर्भाधान अगर नेचुरल सर्विस से करते हैं, और आप अच्छे से हार्ड मेंटेन या फार्म मेंटेन कर सकते हैं। एंड उसके साथ जो नुकसान थोड़ा होगा ये है कि जो जेनेटिक पूल जो आपका है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कुछ नुकसान और ज्यादातर फायदा है। तो इसीलिए आज एआई बहुत चारों तरफ फैला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रूट में जाएंगे, कि आपके फार्म पे दूध की उत्पादन बढ़ाना है, या जैसे कि कुछ ब्रीड जैसे पंगानूर जैसे बोला कि उसको रख रखाई अच्छे से करना है। तो वो आपके ऊपर है और वो किसान के ऊपर है। और ज्यादा पढ़ने के लिए अगर और कुछ पढ़ना है, ये 3 रेफरेंसेस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।